चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। ये सफ़र है जयपुर में लीडरशिप के विकास का। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने एक बिल्कुल आधुनिक शहर बसाया और वहां से लेकर एक ऐसे राजकुमार तक का सफ़र जिसने खाइयों में उतरकर देश की रक्षा की। सच कहूं तो ये सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने जैसी बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि वक्त के साथ कर्तव्य या ड्यूटी के मायने कैसे बदल जाते हैं। अब जरा इन दो अलग अलग छवियों पर गौर करते हैं। जहां एक तरफ ज्यादातर ऐतिहासिक राजाओं को एक शूरवीर योद्धा के रूप में घोड़े पर बैठे और हाथ में तलवार लिए हुए दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह की छवि बिल्कुल अलग है। उन्हें एक बुद्धिजीवी के रूप में याद किया जाता है, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं बल्कि एक किताब है। ये बात अपने आप में बहुत गहरी है कि उनका पूरा फोकस सिर्फ युद्ध लड़ने पर नहीं बल्कि ज्ञान और निर्माण पर था। तो इस पूरी चर्चा का जो एजेंडा है वो कुछ इस तरह रहेगा। पहला, जयपुर का मास्टर प्लान। दूसरा, विज्ञान और सामाजिक सुधार। तीसरा, राजशाही का अंत। चौथा, सेना में एक राजकुमार। पांचवां, 1971 के युद्धनायक। और छठा, राज मुकुट से परे कर्तव्य। ये एजेंडा हमें 18वीं सदी के शानदार आर्किटेक्चर से लेकर आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक सफर और युद्ध के मैदानों तक ले जाएगा। भाग 1, जयपुर का मास्टर प्लान, एक सुनियोजित शहर। चलिए देखते हैं कि भारत के सबसे बेहतरीन ढंग से इंजीनियर किए गए शहरों में से एक की नींव आखिर रखी कैसे गई। 1727 का समय सोचिए। सवाई जयसिंह ने सिर्फ ईंट पत्थर जोड़कर एक शहर नहीं बनाया, बल्कि एक प्रॉपर मास्टर प्लान लागू किया, और वो भी ग्लोबल लेवल का। शहर की एक भी ईंट रखने से पहले चीन के कैंटन और इराक के बगदाद जैसे शहरों के नक्शे मंगवाए गए। पुर्तगाल से विशेषज्ञों को बुलाया गया। सब कुछ पहले से तय था कि महल कहाँ बनेगा और बाजार कहाँ होंगे। मतलब अर्बन टाउन प्लानिंग का ये एक ऐसा कमाल था जो उस वक्त के हिसाब से सोच के भी परे लगता है। और शहर के इस ग्रिड की बारीकियां सच में हैरान कर देने वाली हैं। पूरा शहर गणित के हिसाब से इतना सटीक था कि क्या कहने। सड़कें एकदम 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके ऐसी ढलानें बनाई गईं कि बारिश का पानी छतों और सड़कों से एकदम सही तरीके से निकल जाए। पुराने शहरों में अक्सर गलियां अचानक बंद हो जाती हैं, जिन्हें डेड एंड कहते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ एक परफेक्ट कैलकुलेटेड ग्रिड पर बना था। भाग 2, विज्ञान और सामाजिक सुधार, एक दूरदर्शी राजा। अब बात करते हैं कि कैसे आर्किटेक्चर का यह मास्टरमाइंड सामाजिक न्याय और विज्ञान के मामले में भी अपने दौर से सदियों आगे चल रहा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाई जयसिंह ने जो प्रगतिशील सामाजिक सुधार लागू किए, वो ब्रिटिश सरकार के कानूनों से पूरे 100 साल पहले ही आ चुके थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई, जबकि जयसिंह ये काम 1729 में ही कर चुके थे। बाल विवाह पर पाबंदी लगाना, विधवा विवाह की अनुमति देना, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि वे कितने असाधारण, आधुनिक और दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे। अब जंतर मंतर के पीछे की साइंस को समझते हैं। असल में जंतर मंतर का असली नाम यंत्र मंत्र है, जिसका सीधा सा मतलब होता है गिनने की मशीन या काउंटिंग मशीन। जयसिंह ने सिर्फ जयपुर में ही नहीं बल्कि दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में कुल 5 ऐसी वेधशालाओं का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इन विशाल मशीनों का काम था मौसम, गुरुत्वाकर्षण और ग्रहों की चाल को बिल्कुल सटीक तरीके से मापना। उनका विजन सिर्फ खगोल विज्ञान तक सीमित नहीं था। उन्होंने दुनिया भर के गणित को भी स्थानीय लोगों के लिए सुलभ बनाया। यूक्लिड और लॉगरिथम जैसी बेहद जटिल गणितीय किताबों का संस्कृत में अनुवाद करवाया गया। और तो और उन्होंने दूर इलाहाबाद के टाइम जोन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी विशाल सूर्य घड़ियों की मदद से जयपुर के लिए बिल्कुल सटीक लोकल टाइम सिस्टम बना डाला। भाग 3, राजशाही का अंत, लोकतंत्र की ओर संक्रमण। चलिए अब सीधा 20वीं सदी में चलते हैं, जब देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से करवट ले रहा था और राजशाही की जगह लोकतंत्र ले रहा था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था जब जयपुर के सवाई मानसिंह का आजीवन राजप्रमुख का पद खत्म किया जा रहा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक जवाब लोकतंत्र की ताकत को बखूबी दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान कोई पत्थर नहीं हो सकता। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव किए जाएंगे। राजशाही के वो पुराने विशेषाधिकार अब नए, आजाद और लोकतांत्रिक भारत के ढांचे में फिट नहीं बैठते थे। ये दौर बड़े बदलावों का था।
1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 26वें संविधान संशोधन के जरिए राजा महाराजाओं को मिलने वाली पेंशन, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और धन के समान वितरण के लिए 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कर दिया गया। एक तरह से ये शाही युग का कानूनी और पक्का अंत था। भाग 4, सेना में एक राजकुमार कैमोफ्लाज को चुनना। यहां से इस एक्सप्लेनर में एक नया मोड़ आता है, जहां मुलाकात होती है भवानी सिंह से, एक शाही उत्तराधिकारी जिन्हें नए लोकतांत्रिक भारत में अपनी नई पहचान बनानी थी। जब भवानी सिंह इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तो हालात बदल चुके थे। राजशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन अफसोस करने या पीछे हटने के बजाय उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने राजमुकुट छोड़कर कैमोफ्लाज यानी सैन्य वर्दी पहन ली। वो एक आम नागरिक की तरह भारतीय सेना में शामिल हो गए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसके लिए कभी कोई वेतन नहीं लिया। देश सेवा ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। उनके समर्पण की गहराई समझने के लिए इस एक घटना पर गौर करना बहुत जरूरी है। 1971 के आसपास उन्हें सरकार की तरफ से एक ही दिन में 2 अलग-अलग संदेश मिलते हैं। पहला संदेश ये था कि उनके सभी शाही विशेषाधिकार और प्रीवी पर्स हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए हैं, और बिल्कुल उसी समय दूसरा संदेश आता है कि उन्हें तुरंत युद्ध के लिए जैसलमेर के मोर्चे पर तैनात होना है। बिना एक भी पल गंवाए, बिना किसी सवाल के उन्होंने उस आदेश को मान लिया। भाग 5, 1971 के युद्ध नायक, मोर्चे पर कार्रवाई। आइए 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में चलते हैं, जिसने भारतीय सेना के शौर्य और भवानी सिंह जैसे वीरों की रणनीति को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। सबसे पहले इस आंकड़े को देखिए, 93,000, 93,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सरेंडर का आंकड़ा है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। इस एक घटना ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगर पश्चिमी मोर्चे की बात करें तो भवानी सिंह के दुस्साहस के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो अपनी जीप लेकर लाहौर के 17 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे और पाकिस्तान के छाछरो जिले पर ऐसा ठोस कब्जा किया कि भारत ने वहां पूरे 6 महीने तक अपना खुद का सिविल कलेक्टर तैनात रखा। इस निडर और जाबाज नेतृत्व के लिए ही उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी मोर्चे पर भी भारतीय सेना की रणनीतियां अपना कमाल दिखा रही थीं। जनरल सगत सिंह का एक बहुत ही मशहूर वाकया है। ढाका को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जबरदस्त फुर्ती दिखाते हुए तय समय से घंटों पहले ही अपनी सेना के साथ मेढना नदी पार कर ली, और जब उन्हें पीछे हटने का आदेश मिला तो उनका जवाब था, या तो मुझे यहीं गोली मार दो या फिर पीछे हटने के लिए सीधे प्रधानमंत्री का आदेश लेकर आओ। ये जज्बा था उन सैनिकों का। भाग 6, राजमुकुट से परे कर्तव्य, सेवा की एक विरासत। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां यह समझना जरूरी है कि देश के लिए सच्ची सेवा किसी शाही खानदान या राजनीतिक पद की मोहताज नहीं होती। सेना में उनका रुतबा और सम्मान कितना विशाल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिटायर होने के पूरे 16 साल बाद उन्हें वापस ड्यूटी पे बुलाया गया। जब श्रीलंका में लिट्टे LTTE का संकट गहराया तो भारतीय सेना ने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें खास तौर पर ब्रिगेडियर के पद पर वापस बुलाया। ये अपने आप में एक बहुत ही विरली और असाधारण बात है। उनकी पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय साख का एक और दिलचस्प पहलू 1975 की इमरजेंसी के दौरान देखने को मिला, जब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उन्हें कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया गया था। तब सीधे लंदन से लॉर्ड माउंटबैटन ने उनकी रिहाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। उनकी पहचान सिर्फ एक पूर्व महाराजा की नहीं थी, बल्कि दुनिया भर में एक बेहद सम्मानित सैन्य अधिकारी की बन चुकी थी। तो अंत में ये पूरा सफर एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। जब सारे महल म्यूजियम बन जाते हैं और राजा महाराजाओं की सारी उपाधियां खत्म हो जाती हैं, तो सच्ची महानता आखिर कहां से आती है? क्या ये जन्म से मिलता है, या फिर राष्ट्र के प्रति उस निस्वार्थ कर्तव्य से जो कभी नहीं थमता? सवाई जयसिंह की दूरदर्शी सोच से लेकर भवानी सिंह के युद्ध के मैदान वाले अदम्य साहस तक, एक बात तो साफ है कि सच्ची और स्थायी विरासत हमेशा सेवा और कर्तव्य से ही बनती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।